हाय गाइस, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाय गाइस द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स को कवर करेंगे कि आखिर हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी फ़ीचर्स क्या हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं क्या हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हम लक्ष्मीकांत से कर रहे हैं। देखिए, संविधान सभा की मांग कब हो रही है। देखो, सबसे पहले आपको जैसा पता है, एक ग्रेट पर्सनैलिटी रहे हैं एम.एन. रॉय, जिन्होंने 1934 में एक ग्रेट पर्सनैलिटी रहे हैं एम.एन. रॉय, जिन्होंने 1934 में जो है एक वो दी थी, सलाह दी थी कि भारत को भी अपनी एक संविधान सभा बनानी चाहिए। उस संविधान सभा का काम क्या होगा, संविधान का निर्माण करना। ये विचार दिया था सन 1934 में। ये सन 1934 में विचार दे रहे हैं एम.एन. रॉय। ठीक है, रॉय भारत में जो लेफ्टिस्ट जो आंदोलन था उसके प्रखर नेता थे। मतलब भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे एम.एन. रॉय, ग्रेट पर्सनैलिटी थे। और जैसे कि कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी, इसमें हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री पढ़ी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें भी बताया था कि एम.एन. रॉय हैं, इन्होंने ही 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार दिया था, जो कि अमल में लाया गया था। मतलब 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा का गठन का विचार दिया था। साथ ही एम.एन. रॉय के बारे में कुछ 2-3 बातें और हैं कि इन्होंने बर्मा, जो आज का म्यांमार देश है, जो कि भारत से ही बना है, बर्मा भी भारत का हिस्सा था, तो बर्मा जो है, बर्मा के संविधान के निर्माण में भी एम.एन. रॉय ने सहयोग दिया था। साथ ही एम.एन. रॉय पहले भारतीय हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका कार्यालय हैग में है, हैग कोई देश है, वो देश अभी ध्यान नहीं आ रहा, उसकी राजधानी है हैग। वहाँ हैग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय जज भी जो रहे हैं वो यही है, एम.एन. रॉय है। तो किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है। खैर, हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सन 1935 में आई.एन.सी. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1935 में। 1935 में आई.एन.सी. ने मांग की है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस पार्टी है, उसने 1935 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही राज है। सन 1773 से लेकर 1947 तक भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही राज था। अधिकतर भारत में, मतलब जो भी भारत का हिस्सा ब्रिटिश भारत में, मतलब जो भी भारत का हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हक में था, मतलब उनके कब्जे में था, ब्रिटिश भारत था, उसके दायरे में ये बहुत बड़ा हिस्सा था। तो 1935 में आई.एन.सी. ने पहली बार भारत के संविधान के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। लेकिन ये जो गठन की मांग की है कांग्रेस ने, लेकिन संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया? एम.एन. रॉय ने, सन 1934 में। फिर 1946 में संविधान सभा गठन होता है, सबको पता। 1938 में आई.एन.सी. की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी 1938 में कि आज़ाद भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार, वही वयस्क मताधिकार 18 साल से ऊपर के भारतीय नागरिक के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब 1938 में घोषणा की है। ये कुछ क्रम है कि 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने दिया। 1935 में आधिकारिक रूप से आई.एन.सी. ने संविधान सभा के गठन की मांग की है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के पहले पीएम रहे हैं, उन्होंने आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण की घोषणा की थी और कहा था वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा भारत का संविधान निर्माण। इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप अस्वीकार होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव, हाँ, अगस्त प्रस्ताव बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव का संबंध किस ईयर में आया, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। हाँ, मतलब अगस्त प्रस्ताव में ही नेहरू की मांग को, संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। 1942 में फिर ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। कहते हैं ना क्रिप्स मिशन। वो क्रिप्स मिशन क्यों आ रहा है? ये सारे घटनाक्रम है। क्रिप्स मिशन घटनाक्रम इसी से जुड़ा हुआ है कि संविधान सभा की मांग की कर रहे हैं ना 1938 में नेहरू। उसी क्रम में 1942 में
जो है वो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आता है कि देखो संविधान सभा ऐसे ऐसे करो तैयार। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग की मांग थी भारत को दो अलग अलग निकायों में, मतलब डोमिनियन स्टेट में डिवाइड किया जाए, जिनको अपनी अपनी संविधान सभाएँ हों। ये मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। और फिर सिर्फ क्रिप्स प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने नहीं, कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया था, क्योंकि वो उसमें क्या था कि वो जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसमें बाहरी हस्तक्षेप था। इसलिए अंतर भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया, यहाँ पे कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, इधर मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर बाद में कैबिनेट मिशन आ रहा है। तो ये सारी कड़ियाँ हैं, मतलब क्रिप्स मिशन क्यों आ रहा है, अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, फिर क्रिप्स मिशन आया है, फिर बाद में कैबिनेट मिशन आ रहा है। ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, संविधान सभा की मांग को पूरा करने से संबंधित। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट संविधान सभा की मांग के संदर्भ में जो कदम उठा रही है वो अगस्त प्रस्ताव है 1940 का। फिर वो लेके आ रहे हैं 1942 में क्रिप्स मिशन आ रहा है, मतलब जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य है उसकी अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन, वो फेल हो गया। फिर वो कैबिनेट मिशन को भेज रहे हैं। इस कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग की। ये क्या हुआ है, हाँ, असुविधा के लिए खेद है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। अंततः भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया था बाद में। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। मतलब कैबिनेट अब तक वो आ रहा है, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, यहाँ पर अस्वीकार कर दिया, फिर वो कैबिनेट मिशन आ रहा है, ठीक है। और अंततः भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। मतलब भारत में जो मुस्लिम लीग ने कहा था ना कि अलग अलग संविधान सभाएँ बनाओ, वो तो इसी को फिर कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया। और पहले जो इससे पहले जो क्रिप्स मिशन आया उसे अस्वीकार कर दिया था भारतीय दलों ने, ये था। फिर क्या हो रहा है, उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया, कैबिनेट मिशन ने काफ़ी हद तक। फिर संविधान सभा का निर्माण होता था 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में, देख लो, 1934 में MN विचार रख रहे हैं, 1938 में, फिर 1935 में कांग्रेस ने फिर संविधान सभा के निर्माण के लिए गठन की मांग की है। 1938 में INC की ओर से नेहरू ने घोषणा कर दी थी। फिर जब घोषणा कर दी उन्हें लगाया, तो फिर 1940 में फिर अगस्त प्रस्ताव भेजा जा रहा। फिर 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आ रहा है, क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया। फिर कैबिनेट मिशन आया है। कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं के निर्माण की मांग को ठुकरा दिया था। फिर भी उसने काफ़ी हद तक संतुष्ट करने की कोशिश किया कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को। फिर उसके हिसाब से फिर आगे बढ़े हैं। ये मतलब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को कैबिनेट मिशन ने संतुष्ट करने की कोशिश की। हालांकि क्रिप्स मिशन से INC और मुस्लिम लीग दोनों ही असंतुष्ट थे, इसीलिए उसे ठुकरा दिया गया था। फिर कैबिनेट मिशन आया, उसने काफ़ी हद तक उसमें सुधार किया उनके प्रपोजल में। फिर वो क्या है आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की जो विशेषताएं थीं वो क्या हैं, वो ये हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। कितनी होनी थी? टोटल 389 होनी थी। ये है, हाँ, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389, हाँ, 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। कुल मिला के संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी शुरुआत में 389 थी, जिस 389 में 93 सीटें देसी रियासतों की थी, बाकी जो बची 296 वो ब्रिटिश भारत की थी। ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे उनसे थे। हर प्रांत में देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। ये इसका सेकंड पॉइंट है। ये इसका क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा। देखते हैं, ये है कि जितने भी प्रांत और देसी रियासतें थी उनको जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मतलब संविधान सभा जो बन रही थी वो संविधान सभा जो है वो जो
प्रांत हैं, देशी रियासतें हैं, उन देशी रियासतों प्रांतों में रहने वाली जो जनसंख्या है उसके अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट, मतलब 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी संविधान सभा। नेक्स्ट, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। मतलब जितने भी ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के प्रोपोर्शन के बेस पर किया जाना था। ये 3 समुदाय कौन कौन से थे? हिंदू, सिख और मुस्लिम। इसमें कौन से थे? सामान्य, सामान्य का मतलब हिंदू, सिख और मुस्लिम, 3 थे। मुस्लिम और सिखों को छोड़कर मतलब ये कि जो सामान्य मुस्लिम, सामान्य जन मतलब हिंदू, मुस्लिम और सिख, इन लोगों, ये 3 मुख्य समुदाय थे, ठीक है, उस समय में। तो उनकी जनसंख्या के प्रोपोर्शन क्या रहा। नेक्स्ट, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के प्रतिनिधियों, उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। एकल संख्यात्मक मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। अब देखो यहाँ पे ये भी बात पूछी जा सकती है कि हमारे यहाँ जो संविधान सभा का गठन हुआ था वहाँ उसके सदस्यों का चयन कैसे हुआ? तो उसके सदस्यों का चयन कैसे हुआ कि 1 लाख वो जनसंख्या के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर एक सीट दी गई थी, जनसंख्या के साइज के आधार पर, और मोटे तौर पर 1 लाख जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा, ठीक है। साथ ही इसका दूसरा ये भी है कि एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ये था मतलब प्रत्येक समुदाय के जो कुल मिला के असेंबली में जो संविधान सभा जो बनी थी वो प्रत्येक समुदाय से जो प्रतिनिधित्व करना था वो कैसे चुने जाने थे? वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से। नेक्स्ट, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि चुने जाने थे संविधान सभा में वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से चुने गए। वो जो देशी रियासत थे, देशी रियासतों का भी तो प्रतिनिधित्व होगा संविधान सभा में, तो वहाँ पर उन सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से नहीं होगा, बल्कि देशी रियासतों के जो हेड है वो अपने तरीके से चुनेंगे। ये थी, और ये आपको पता ही, देशी रियासतें ज़्यादातर किधर थी? राजस्थान में थी, और न केवल राजस्थान में, दक्षिण भारत में भी थी, ठीक है। दक्षिण भारत में जैसे हैदराबाद थी, इधर पटियाला वगैरह थी, पंजाब में, इस तरीके से। अतः स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, मतलब आंशिक रूप से चुनी हुई थी। समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो तरीका है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था ब्रिटिश भारत से। जो देशी रियासतें थी उन देशी रियासतों के हेड ऑफ स्टेट अपने तरीके से चुन रहे थे। अतः स्पष्ट है संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से, ये है। अतः स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर था। मतलब आंशिक रूप से चुनी हुई थी, आंशिक रूप से नामांकित थी। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 46 में हुए, ठीक है। संविधान सभा के लिए फिर चुनाव हुआ 1946 में। ब्रिटिश भारत के लिए जो सीटें आवंटित थी वो 296 थी। टोटल वैसे कितनी हैं? 389 थी, हाँ 389। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, और 389 में 296 ब्रिटिश भारत से थी, बाकी 93 सीटें देशी रियासत। तो संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सीटें 296 थी। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC को 208, मुस्लिम लीग को 73, छोटे जो स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाईं, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। मतलब जो देशी रियासतें हैं वो संविधान सभा में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। वो उनको ये डर था कि हम तो भाई हम तो सही है, हमें किसी में शामिल नहीं हो रहा, हमारा तो बस भाई मस्त है अलग। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, और ये जो देशी रियासतें अलग अलग रही थी, इन्हीं के कारण ही बाद में फिर भारत पाकिस्तान में इनको लेकर ही फिर झगड़ा हुआ है, देशी रियासतों को लेकर। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय मतलब सामान्य, हिंदू,
मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो हिंदुओं में ही थे कि प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। ठीक है, इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। हाँ देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। बड़ी हस्तियों में सारे लोग महात्मा गांधी को छोड़कर बाकी सारे लोग थे। जवाहरलाल नेहरू उस समय के महत्वपूर्ण में वो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भी बहुत सारे थे, ये सब शामिल थे उसमें। संविधान सभा की कार्यप्रणाली और वो क्या नाम है, अबुल कलाम आज़ाद, ये सारे उसमें शामिल थे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की पहली बैठक 1946 को हुई, 9 दिसंबर 1946 को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, बाई डेट पूछ लिया जाता है, 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग अपना अलग रहा, अब अपनी अलग ही खिचड़ी पका रही है, ये है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि वो अपनी खिचड़ी अलग पकाना चाहती थी। 1909 में सांप्रदायिक आधार पर उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था की है ना, मिंटो ने, मार्ले मिंटो, उसी कारण में चस्का लग गया। और फिर 1909 में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए, फिर 1919 में अलग धर्मों में, मतलब सिखों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश, हिंदुओं से मुस्लिमों को अलग करने की कोशिश 1909 में कर दी है उन्होंने। फिर 1919 में फिर सिखों को अलग करने की कोशिश की, ईसाइयों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की, भारतीयों को यूरोपियों से जो थे उन्हें अलग करने की कोशिश की, आंग्ल ये था। और 1909, 1919 और 1935 के 1909, 1919 और 1935 वाला जो भारत शासन अधिनियम है उसमें तो और भी ज़्यादा हद कर दी। उसमें क्या किया कि इन्होंने हिंदुओं में जो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट, उनसे अलग करने की कोशिश की, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन। हिंदुओं में महिलाओं के आधार पर, महिलाओं को अलग, प्रोफेशन के आधार पर, मतलब जो मजदूर थे उनके लिए अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये व्यवस्था की थी इन लोगों ने। मतलब पूरी तरीके से भारतीय समाज को तोड़ने की पूरी साजिश थी। तो खैर लौट के हम इसी पॉइंट पर आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि वो अपनी अलग खिचड़ी पकाना चाहते हैं। 1909 में ही मिंटो ने बीज बो दिए हैं, वो इनके दिमाग में फितूल पड़ रहा है कि हमारा अलग हो। अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष। मतलब जिस तरह फ्रांस में अस्थायी सदस्य चुने गए थे सबसे वरिष्ठ सदस्य, उसी तरीके से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये एक एक लाइन में MCQ बनेंगे। वो पहली बैठक संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर थे। 389 में 211 ने संविधान सभा की पहली बैठक में हिस्सा लिया था, बाकी ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसमें पीछे मुस्लिम लीग के भी जो सदस्य थे उन्होंने बहिष्कार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मतलब पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। मतलब संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए, सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। बाद में फिर जो स्थायी अध्यक्ष जो बनाए हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दोनों में अंतर है, ध्यान रखने वाली बात है। यदि क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, और पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार डॉक्टर S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णाचार्य जी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। अध्यक्ष तो ध्यान भी रखते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं रखते। तो क्वेश्चन इसमें ही पूछा जा सकता है कि उपाध्यक्ष कौन थे। ज़्यादातर हम लोग अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के, स्थायी अध्यक्ष तो ध्यान रखते हैं, उपाध्यक्ष ध्यान नहीं रखते। तो उपाध्यक्ष भी ध्यान रखो, S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णाचार्य। दूसरे शब्दों में यही है कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष थे। एक अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णाचार्य। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव हमारा कब आ रहा है, ये है उद्देश्य प्रस्ताव, लिखा हुआ 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना का जो ढांचा था, जो दर्शन था, वो झलक थी इसमें। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसका बेसिस बनता है, उसका आधार बनता है। ठीक है, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो रही है संविधान सभा की।
ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को हो रही संविधान सभा की पहली बैठक, और 9 के बाद 10, 11, 12, 13 तारीख को 1946 को नेहरू ने फिर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनता है, आधार बनता है। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। ये उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में। उस उद्देश्य प्रस्ताव की जो खास बातें हैं, ये टोटल 8 पॉइंट हैं, उनको हम ध्यान देते हैं। पहला क्या, यह संविधान सभा भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, मतलब जो भारत है, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। स्वतंत्र, आज़ाद, संप्रभु, सोवेरियन एंड गणराज्य रिपब्लिक घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण का घोषणा करती है। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ये वाली बात है। क्या है, देखो जरा, मतलब ब्रिटिश भारत में मतलब पूरा ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारत से बाहर के ऐसे क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। मतलब सारी बातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने इनडायरेक्टली कह दी कि ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, देशी रियासतों के क्षेत्र, ब्रिटिश भारत के बाहर के भी क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे वो सब इसमें शामिल होंगे, संघ का हिस्सा होंगे, भारतीय संघ का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त, ये जो नियम है हमारा, ये पढ़ रहे हैं हम कि उपयुक्त सभी क्षेत्रों उनकी सीमा का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उसमें निहित होंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। मतलब ये जो भाषा है अपने आप में क्या है, ये वकीलों की भाषा है, लॉयर्स की, कि सभी क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। मतलब भारत संघ में जो भी क्षेत्र शामिल होंगे, ब्रिटिश भारत रियासत और ब्रिटिश भारत के बाहर के और भी क्षेत्र जो भी भारत में शामिल होना चाहे वो जो शामिल होंगे, उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा उसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार, उसके लिए जो नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ, दैट उनकी शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी, दैट उन्हें भी आज़ादी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट का ये हिस्सा रहेगा, संघ है वो। तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगे इन राज्यों को प्राप्त होंगे। मतलब जो संघ के अधिकार हैं संघ के पास रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि संघ के पास सारे अधिकार होंगे, राज्यों को नहीं दिए जाएंगे, राज्यों को भी दिए जाएंगे। ये तो मतलब होता है यूनियन का। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रभु स्वतंत्र, मतलब सोवेरियन और स्वतंत्र, फ्रीडम, ठीक है। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संप्रभु स्वतंत्र भारत की जितने भी अधिकार होंगे और इसके जो अंग हैं, सरकार के जो अंग हैं, और जो भी सभी का जो स्रोत है भारत की जनता होगी। मतलब सर्वे सर्वा कौन होगी, भारत की जनता होगी। मतलब भारत में जो कुछ भी शासन प्रशासन का जो भी काम होगा, उन सबको शक्तियाँ जो मिलेंगे वो जनता की इच्छा के द्वारा होगी। ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के सभी लोगों के लिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, मतलब सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, एवं जो सिक्योरिटी है, अवसर की समता, इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, विधि के समक्ष समता, मतलब इक्विटी अगेंस्ट लॉ, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की आज़ादी एवं लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये भी पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देश प्रस्ताव में जो चीज़ें रखी गई हैं, जो पॉइंट रखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही जांच पड़ताल करके रखे गए हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान का जो प्रीएम्बल जो प्रस्तावना बनी है, वो प्रस्तावना इसी पर बेस्ड है, उद्देश्य प्रस्ताव पर, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश की गई थी। पंडित नेहरू ने उसे पेश किया, हालांकि बनाने वाले लोग बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने मिलजुल के बनाई होगी। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। मतलब जो माइनॉरिटी हैं उनको, जो पिछड़े वर्ग हैं
जो बैकवर्ड क्लासेस हैं सोसाइटी की, उन्हें वो जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र का मतलब क्या है, जनजातीय क्षेत्र बिना जनजातीय लोगों को तो बनेंगे ही नहीं, तो डायरेक्टली ना क्या है कि इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि जनजातीय क्षेत्र, या हम इससे डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जनजातीय जो लोग हैं, शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं, वो जनजातीय क्षेत्र के लोगों मतलब वही आ गई बात, शेड्यूल ट्राइब्स को पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। मतलब जो माइनॉरिटी हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडियन सोसाइटी की, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो जो ट्राइब्स हैं, उन सबको पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी की जो कम्युनिटी है मेजॉरिटी वाली, वो हावी रहे माइनॉरिटी पर, या मेजॉरिटी है जो वो हावी रहे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, या फिर जो मेजॉरिटी है वो ट्राइब्स पर हावी रहे, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। नेक्स्ट, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। इसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब संघ की एकता को बरकरार रखा जाएगा। इसके जो भू क्षेत्र है, जमीनी क्षेत्र, ओशियन वाला जो क्षेत्र है समुद्री, जो कि किसी भी देश के जो ज़मीनी इलाका है उससे 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक उसका समुद्र में इलाका माना जाता है, उसका क्षेत्र माना जाता है। तो भू क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 8th पॉइंट है कि इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। और इसी बात है, प्राचीन भूमि है भारत, उसको विश्व में उसके अधिकार, उसका उचित स्थान दिलाया जाएगा। विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं 8, जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, यही चल के आगे यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना था। इस प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। 13 के बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। पहले तो इसे बनाया गया, तैयार किया गया, फिर पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर के बाद फिर इस पर डिबेट हुई होंगी, चर्चा हुई होंगी खूब। फिर 22 जनवरी 1946 को इसे सर्वमत से स्वीकार कर लिया गया। ये है, इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। बाकी वो है, ये मतलब ये एक विंडो है जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, विंडो है। इससे पता लगता है कि अंदर क्या है। विंडो को ओपन कर दिया जाए तो बिल्कुल ताज़ी हवा आएगी घर में। ठीक इसी तरीके से वो प्रीएम्बल जो है वो विंडो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा कुछ परिवर्तन भी हुए। देखो, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली जो देशी रियासत है, और देखो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई है, इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं है। साथ ही संविधान सभा में जो है ये देशी रियासतें भी शामिल नहीं हैं, क्योंकि देशी रियासतें अपने मज़े में हैं, वो अपनी खिचड़ी अलग पका रही हैं, वो अपनी संतुष्ट हैं। मुस्लिम लीग जो है यहाँ पे वो अपनी अलग खिचड़ी बनाना चाहती है कि हम जो अलग रहेंगे, सर अलग व्यवस्था हमारी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें मुँह लग गया 1909 में, लगा दिया मिनटों ने। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। संविधान अधिनियम द्वारा परिवर्तन हुआ। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतें जो थीं वो धीमे धीमे फिर इसमें शामिल होने लगी। संविधान सभा में 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। अच्छा, मतलब जो देशी रियासतें थीं वो धीमे धीमे इसमें शामिल हो रही हैं। फिर 3 जून 1947 को भारत के बंटवारा के लिए फिर एक पेश की गई थी योजना 3 जून को। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो माउंटबेटन जो योजना है वो इंडिया जो स्टेट है, भारत जो स्टेट है, उसको डिवाइड करने की योजना थी, माउंटबेटन योजना। उसको लाया गया था। कब लाया गया था? 3 जून 1947 को। और फिर ये बाद में स्वीकार कर ली है। मतलब 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे पर पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद पूछा जा सकता है कि माउंटबेटन योजना को कब स्वीकार किया गया? 3 जून 1947 को। इसके द्वारा जो भारत है, वो जो भारतीय क्षेत्र है, उसको 2 डोमिनियन स्टेट में बांट दिया, भारत, और दूसरे स्टेट का नाम रख दिया पाकिस्तान। एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान, इस तरीके से दो। ठीक है, स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी। मतलब जो है ये मामला टेढ़ा पड़ता जा रहा था ना कि एक स्टेट ये हो, जब बिल्कुल ये क्लियर हो गई देशी रियासतें पहले संविधान सभा से बाहर थीं, फिर जब स्थिति ये होने लगी कि ये मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग कर रही थी अलग डोमिनियन स्टेट की, वो चीज़ें फिर स्वीकार करने की स्थिति पैदा हो गई। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसे स्वीकार करने लगी।
तो फिर इन्हें लगा देशी रियासतों को अब किसी न किसी में शामिल होना उचित है, क्योंकि देशी रियासतों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने वजूद को अकेले दम पर बनाए रख पाते, इसलिए। ठीक है। अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की जो मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए, मतलब भारतीय जो हिस्सा है जो आज भारत का है उसमें भी मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य शामिल हुए, कुछ जो अलग रहने वाले थे वो अलग रहे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था ना, और उसी के द्वारा ये तय हुआ था कि 2 डोमिनियन स्टेट में बांटा जाएगा, और दोनों डोमिनियन स्टेट अपनी अपनी संविधान सभाएं बनाएं, और वो स्वतंत्र होंगी कि जो भी पहले के ब्रिटिश जो कानून हैं उनको बनाए रखना चाहें तो बनाए रखें, या उनमें कोई परिवर्तन करना चाहें परिवर्तन करें, या उन्हें वो निष्क्रिय करना चाहें तो निष्क्रिय करें। उन्हें तो ये भी अधिकार था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा दोनों को, इधर दोनों डोमिनियन स्टेट को, मतलब जो भारत को डिवाइड करने के बाद जो पाकिस्तान बना उसको भी, और इधर जो बाकी जो शेष भारत था उसको भी, कि वो 1947 का जो अधिनियम है उसे भी निरस्त कर सकती है। ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। सभा को पूरी तरह संपूर्ण निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारतीय संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने, या उसे अपडेट करने, या उसे समाप्त करने, या उसे बनाए रखने की आज़ादी दी। नेक्स्ट, दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। मतलब अब समय संविधान सभा है, अब यहाँ पे कुछ लॉ भी बनाए नहीं है, यहाँ का प्रशासन भी चलाना है, तो संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, वो कानून भी बनाती थी यहाँ के शासन प्रशासन के लिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए, ये है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था आज़ाद भारत के लिए संविधान बनाना, दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू बनाना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बनी थी, पहली विधायिका भी बनी थी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। मतलब जो हमारी संविधान सभा थी वो संसद का भी काम कर रही थी, विधायन का भी काम कर रही थी, इधर वो संविधान निर्माण का भी। जब संविधान सभा संविधान बनाने के संबंध में काम करती, संविधान सभा के रूप में बैठती थी, तो अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जी वी मावलंकर करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान सभा के अध्यक्ष जो स्थायी अध्यक्ष थे वो हमारे ये थे, मतलब संविधान सभा के जो हमारे वो थे, हाँ गाइस, तो कुल मिला के ये है कि हमारी जो संविधान सभा थी वो संविधान सभा विधायिका भी बन गई थी उस समय, वो विधान भी बनाती थी। तो जब संविधान सभा संविधान सभा के बतौर काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब वो संविधान सभा बतौर विधायिका का काम करती थी, मतलब जब हमारी संविधान सभा बतौर विधायिका का काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जी वी मावलंकर करते थे। ये था। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही थी। मतलब 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा जो संविधान था वो अंशतः लागू कर दिया गया था। तो संविधान को पहली बार लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। पहली कब बैठक हुई थी? तो 3 दिसंबर 1946 को। ठीक है, हाँ ये है ना संविधान, हाँ कहाँ गई थी, ये रही। संविधान सभा की पहली बैठक 3 दिसंबर नहीं 9 दिसंबर है, सॉरी, बार बार ये रिवाइज करने की तभी ज़रूरत है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, और देश प्रस्ताव जो पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया था उसे पहली बार जो लागू किया गया है वो पहली बार अंशतः लागू हुआ है तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, फिर क्या थी सब में मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबद्ध थे। मतलब मुस्लिम लीग के जो सदस्य जो अलग डोमिनियन स्टेट जो पाकिस्तान के नाम से अलग मांग की थी उससे संबंधित जो वो थे सदस्य थे भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। ठीक है, इसके कारण 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389, जो माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की संख्या थी 389, वो घट गई और क्या रह गई 299 पे आ गई। ये था 29, मतलब 90 मेंबर वो अलग हो गए।
पहले टोटल कितने मेंबर्स थे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा गठन हुआ था उसमें टोटल मेंबर थे 389, जिसमें आईएनसी भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, वो देसी रियासतें के लिए भी उसमें प्रावधान था। वो बात अलग है कि संविधान सभा में वो शामिल नहीं हुए, ना तो देसी रियासतें हुई ना मुस्लिम लीग शामिल हुई उसमें। फिर बाद में स्वतंत्रता अधिनियम लेके आया और उसके द्वारा फिर उनकी मांग स्वीकार कर ली, आईएनसी ने भी स्वीकार कर ली कि अलग डोमिनेंट स्टेट बना दिया जाए, इन्हें इनका क्षेत्र दे दिया जाए, हटा पाकिस्तान। तो फिर जो है उसमें 389 माइनस 90 ये हुए, तो 389 में से 90 गए तो ये 299 ये बचे क्षेत्र। 90 मेंबर पाकिस्तान जो न्यू डोमिनेंट स्टेट बनी उसके लिए उससे संबंधित थे, वो वहाँ चले गए। ठीक है, इस तरीके से 31 राज्यसभा सदस्यता के कुल मिला के ये मोटे तौर पे ध्यान रखना है। 389 से 90 वहाँ चले गए दूसरी डोमिनेंट स्टेट पाकिस्तान में, बाकी यहाँ पे 299 बचे। अन्य कार्य क्या है? देखो, संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि 26 नवंबर 1949 तक कब से पहली बैठक कब हुई थी? 3 दिसंबर 1946 को। तो 3 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 3 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, मतलब जब पहली बार संविधान लागू हुआ है 26 नवंबर 1949, तो 1946 से 1947, 48, 49 लगभग 3 साल तक संविधान सभा ही संसद का काम किया था। 3 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 मोटे तौर पर ध्यान रखना है। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए थे, ये भी काम किए थे। मतलब संविधान का निर्माण करना, इधर काम कानूनों को देश में शासन प्रशासन को चलाने के लिए ये तो बनाए ही थे, इसके अलावा और भी काम किए। इसने क्या किया? देखो ये काम किए। इसने क्या किया? इसने 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया 1949 में। साथ ही इसने, देखो कौन कौन सी डेटें ईयर पूछ लिए जाते हैं कि हमारी जो संविधान सभा है उसने कब राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया था? मई 1949। साथ ही संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947, ये है देखो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया है। 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया है? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया है। नेक्स्ट है फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, मतलब सबसे पहले क्या किया है? 1947, देखो 1947, 1949, 1950, 1950 सबसे पहले भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। फिर उन्होंने क्या किया है कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया है। फिर राष्ट्रगान को भी भारतीय संविधान सभा ने अपनाया है। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया। दोनों डेट हैं, दोनों डेटों को याद रखना आसान है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को, जबकि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947। फिर है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको ही फिर भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति। कब चुने गए? 24 जनवरी 1950 को। 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। भाई पहली बैठक संविधान सभा की 3 दिसंबर 1946 को। संविधान बन के तैयार हुआ, पहली बार संविधान को लागू किया गया अंशतः। भाई पहली बार है तो पूर्णतः लागू तो हो नहीं पाएगा, कितना बड़ा संविधान है, छोटा ही एक हिस्सा ही लागू होगा। तो जो अंशतः लागू हुआ पहली बार वो 26 नवंबर 1949 को हुआ। तो 3 दिसंबर 1946 से 1949 देखोगे तो 47, 48, 49 लगभग 3 साल हो गए। तो कितने समय में बन के तैयार हुआ है संविधान? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग वही 3 साल हो गए। तो लगभग 3 साल तक संविधान सभा ने विधायिका का भी काम किया था, संविधान सभा का भी। तो ये भी पूछ लेते हैं कि संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई। ये रहा, ठीक है। संविधान निर्माता ने लगभग कितने देशों के, देखो 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था, अध्ययन किया था। इसके प्रारूप पर, इसका जो ड्राफ्टिंग बनाई गई थी, ड्राफ्ट पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान निर्माण पर कुल कितने लाख रुपए खर्च हुए? तो 64 लाख रुपए खर्च हुए, मतलब 6.4 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख, 6.4 मिलियन। तो 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान सभा के द्वारा
11 बैठकें हुई थी, तब जाके हमारा संविधान बना था, और 114 दिनों तक इस पर चर्चा हुई थी। 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, तब जाके इसका प्रारूप बना था। प्रारूप समिति के जो हेड हैं, कौन कौन सी संविधान निर्माण से संबंधित समितियां हैं, बड़ी छोटी कौन कौन सी हैं, उनके हेड कौन थे, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्रारूप समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। अदर भी समिति हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बिना भी संविधान नहीं बनेगा। तो प्रारूप समिति के जो हेड है वो डॉक्टर अम्बेडकर माने जाते हैं, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक प्रारूप समिति भी थी। ठीक है, 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 6.4 मिलियन मतलब 64 लाख रुपए खर्च हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ये भी है, देखो संविधान सभा की 26 नवंबर 1949 को जो है अंशतः संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है, वो चीज़ अलग है। अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को नहीं हुई है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंशतः पहली बार लागू हुआ है, पहली बार, और अंशतः लागू हुआ है 26 नवंबर 1949 को। पहली बैठक संविधान सभा की 3 दिसंबर 1946 को होती है, जबकि अंतिम बैठक कब हो रही है, 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखने योग्य बात है कि अंतिम बैठक कब हो रही है, 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 में 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतिम संसद के रूप में काम किया था। मतलब संविधान सभा जो है कब तक काम कर रही है, मतलब हमारी संविधान जो सभा है 3 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो रही है, और इसने कब तक काम किया है, 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक। मतलब इधर 1950 से 51-52 में जो हुए चुनाव है ना, मतलब 1951 तक काम कर रहा है मोटे तौर पे। संविधान सभा जो है संसद के बतौर 1946 से लेकर 1951 तक काम कर रही है, ये है। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हो रही है संविधान सभा की। संविधान सभा की जो समितियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती हैं। जरा देखते हैं, फटाफट करें, बड़ा हो जाएगा नहीं वीडियो का। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी। छोटी समितियां खैर कम पूछती हैं, लेकिन बड़ी समितियों के बारे में मोटे तौर पर महत्वपूर्ण है, उन्हें ध्यान रखना जरूरी है। जैसे है देखो संघ शक्ति समिति, ये है सबसे पहली। कौन सी है, संघ शक्ति समिति। इसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के हेड कौन थे, सरदार पटेल। प्रारूप समिति के हेड कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों के लिए सलाहकार समिति के संबंध कौन थे, सरदार पटेल। तो देखो सरदार पटेल को ऐसे ध्यान रखो कि सरदार पटेल 2 समितियों के अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति और प्रांतीय संविधान समिति, ये है। लेकिन जो प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, लेकिन संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति, संघ से जुड़ी हुई जो समिति है ना, ऐसे ध्यान रखो, संघ से जुड़ी हुई समिति हैं, जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे। क्योंकि प्रांत से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रांतीय, ठीक है, और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों जनजातियों के लिए से संबंधित जो सलाहकार समिति है वो सरदार पटेल जुड़े हुए। और ये तो आपको पता ही है, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र, असम को छोड़कर था आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई। मतलब उत्तर पूर्वी जो सीमांत जनजाति क्षेत्र हैं, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है असम को छोड़कर, उसके लिए समिति थी, उसके लिए गोपीनाथ बरदोई। छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति AB ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति के लिए उप समिति, इस तरीके से। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। मतलब मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इस समिति के ठीक है के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत जो 5 उप समितियाँ थी मौलिक अधिकार इसमें, तो मौलिक अधिकार उप समिति के जो ध्यान रखने की बात है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातियों के लिए सलाहकार समिति है और सरदार पटेल उसके हेड है। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति है तो JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति है तो SC मुखर्जी हैं ये, और उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र है असम को छोड़कर उसके गोपीनाथ बरदोई हैं। छोड़े गए आंशिक रूप से जो हैं इसके लिए कौन से हैं, तो ये हैं AB ठक्कर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं।
संचालन समिति के हेड कौन है? ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये है प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित दो हैं, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। मतलब संविधान सभा की प्रक्रिया के नियम कैसे बनाएंगे, उस समिति के हेड। संचालन समिति कैसे होगी संविधान सभा की, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित ये है संघी वाली चीज़ है, संघ शक्ति संविधान समिति। साथ ही तीसरी ये है राज्यों के लिए समिति है, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, इसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू थे। ये है छोटी समितियाँ। फिर ये हैं, देखो छोटी समिति, जो बड़ी समितियाँ थी, छोटी समितियों से कोई पूछ लेते हैं। देखो वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रत्यायक। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया है, जो आगे चल के ये उपराष्ट्रपति वगैरह बनते हैं। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति तदर्थ समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति ये जी.बी. मावलंकर हैं। ये रे नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस. वरदाचार्य। ठीक है। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति पी. पट्टाभी सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों के लिए समिति थी, उसके लिए कौन थे? नलिनी सरकार। भाषाई प्रांत आयोग के एस. के. रार। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। मतलब प्रारूप जो संविधान का बना था उसकी जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उपनाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस. वरदाचार्य। नागरिकता पर जो तदर्थ समिति है एस. वरदाचार्य। ये अब प्रारूप समिति की बात करते हैं। प्रारूप समिति पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है सबसे, इसने प्रारूप बनाने का काम किया था संविधान का, इसलिए ज़रा इसे देखते हैं फटाफट क्या है। प्रारूप संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद हो गया, 14 अगस्त को वो था पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त 1947 को भारत, ठीक है, मतलब वो ये 14-15 अगस्त की आधी रात को वो चीज़ लागू हो गई थी, वो चीज़ थी लागू हो गया था वो सब भारतीय संविधान अधिनियम 1947। तो प्रारूप समिति के जो वो है इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी थी। इसमें 7 सदस्य थे। पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर अम्बेडकर थे, तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इसके जो वो थे सदस्य थे वो कौन थे? उनके सदस्य में डॉक्टर अम्बेडकर भी थे और वो सदस्य भी थे और उसके हेड भी थे। उस 7 सदस्य कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो अध्यक्ष भी थे और सदस्य भी थे। दूसरे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष भी हैं सदस्य भी हैं, दोनों चीज़ें। दूसरा एन. गोपाल स्वामी अयंगर है, ये एन. गोपाल स्वामी अयंगर। फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला है, एन. माधव राघव है तथा टी. कृष्णामाचारी है। ठीक है, ये टी. कृष्णामाचारी। ये पूछे जा सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन नहीं है, कौन है, ये नहीं पूछा कौन नहीं है, मतलब प्रारूप समिति के सदस्यों में बताओ इनमें से कौन शामिल नहीं है, और ऐसे स्टेटमेंट बना दे। ठीक है, उसमें एक एक पूछ ले, या एक ही स्टेटमेंट में 2-2 व्यक्तियों के नाम दे दे, बताओ इनमें से कौन सा नहीं है, सही नहीं है। तो कौन सा सही होगा ये पता होगा तभी तो बता पाओगे। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं वो हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव और टी. कृष्णामाचारी। ये है 2-3 बार लिख के याद किया जाएगा ना तो ये याद हो जाएगी। विभिन्न समितियों में प्रारूपों में विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे 1948 में प्रकाशित किया गया था। मतलब भारतीय संविधान का जो प्रारूप बनाया गया था उसके बारे में बात करना है कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप बनाया गया है, पहला प्रारूप जो बनाया है 1948 में, फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने, संशोधन प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। मतलब जब भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया गया, ठीक है, प्रारूप को पहला प्रारूप बना के इसे पेश किया गया फरवरी 1948 में, और फिर इसे पब्लिक के लिए रखा गया। जैसे आज भी गवर्नमेंट कोई विधेयक वगैरह लेकर आती है, विधेयक बिल, उसे पब्लिक के लिए डिस्कस के लिए वहाँ पर भी होता है और पब्लिक के लिए भी छोड़ा जाता है कि पब्लिक अपने इस पर मत दे, विचार दे।
पूर्व संसद में भी उस पर चर्चा हुई, तब जाके वो फिर बिल एक विधेयक का रूप धारण करता है। ऐसे ही प्रारूप को यूँ थोड़ी ना वो कर देंगे, जनता की राय लेंगे उस पर। तो पहला प्रारूप बन के तैयार हुआ, 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने, संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का समय दिया है। मायने रखता है 8 महीने का समय। लोगों की शिकायतों, उनकी जो आलोचना थी, जो भी उनकी शिकायत थी, सुझाव थे, उनमें परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। मतलब पहले प्रारूप में कुछ कमियाँ, इसीलिए रखा है कि समीक्षा की जाए, लोगों की राय जानी जाए, उन्हें कहाँ शिकायतें हैं, कहाँ क्या उम्मीदें हैं, ये पता लगे, तभी तो एक्सेप्ट करेगी यहाँ की जनता, अदरवाइज वो बेकार है किया हुआ काम। आलोचना सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान इसकी कुल 141 बैठकें हुई थी। मतलब पहला प्रारूप बनाने में ना टाइम लगाया ज़्यादा, दूसरा प्रारूप बनाने में 6 महीने में बना के तैयार कर दिया, क्योंकि उसमें संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी थी, बस अपडेट किया। संविधान का प्रभाव अब तो यहाँ से ये है कि प्रारूप कितने तैयार किए, पहला प्रारूप बना के तैयार किया, दूसरा प्रारूप फिर ये बना दिया। अपना प्रारूप तैयार करने 6 महीने से कम से। इसका मतलब यह है कि प्रारूप हमारे यहाँ 2 ही प्रारूप बने हैं। पहला प्रारूप बना, उसकी समीक्षा की, लोगों से राय जानी, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उनकी शिकायतें हैं, उसके अकॉर्डिंग उस प्रारूप को अपडेट किया। दूसरा प्रारूप लाए, फिर उस पर बहस हुई है, इसके बाद फिर इसमें कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब दूसरे प्रारूप को फिर इन्होंने फाइनल किया हुआ। संविधान का प्रावधान में आना, डॉक्टर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम वो दिया, पेश किया। अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया दूसरा ये है। मतलब पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया है, दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में ये है। और नवंबर 1948 संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया है, नवंबर 1948 को ये है। अच्छा, तीसरा है, देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई ना पिक्चर पूरी क्लियर है कि मतलब पहला जो प्रारूप है वो जो है फरवरी 1948 को प्रकाशित किया गया, ये पहला प्रारूप है। फिर दूसरा जो प्रारूप है वो क्या हाँ है, ये है दूसरा प्रारूप 1948 को, पहला प्रारूप फरवरी 1948 को तैयार किया है। ठीक है, पहला प्रारूप पेश किया गया फरवरी 1948 में, दूसरा प्रारूप इन्होंने पेश किया अक्टूबर 1948 में, ये दूसरा प्रारूप है। फिर जो तीसरा प्रारूप है वो फाइनल है। इस पर तीसरा डॉक्टर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 संविधान सभा का अंतिम प्रारूप, पहला प्रारूप फरवरी 1948 में, फिर दूसरा 6 महीने बाद, फरवरी के बाद 6 महीने बाद अक्टूबर 1948, फरवरी 1948 पहला प्रारूप, फिर अक्टूबर 1948 में पेश किया है, फिर नवंबर 1948 में अंतिम ये है। 3 प्रारूप पेश किए हैं। जो तीसरा प्रारूप जो था डॉक्टर अम्बेडकर ने पेश किया था वो फाइनल था। दैट इज अब वो जो प्रारूप है वो संविधान का रूप अख्तियार कर लेगा, धारण कर लेगा। ठीक है, ये है। तो मोटे तौर पे ये आपसे पूछा जा सकता है कुल कितने प्रारूप तैयार किए गए थे, तो कुल कितने प्रारूप तैयार किए गए 3, फरवरी 1948, अक्टूबर 1948, फिर नवंबर 1948। जो नवंबर 1948 में पेश किया गया था डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा प्रारूप संविधान का, वो फाइनल था। ठीक है, इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया सभा में, इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया सभा में। इस पर 5 दिन तक बहस हुई थी, आम चर्चा हुई थी 5 दिन तक। संविधान पर दूसरी बार नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। मतलब पहला प्रारूप फरवरी 1948, अक्टूबर 1948, दूसरा प्रारूप बन के तैयार हुआ, तीसरा प्रारूप नवंबर 1948 को, फिर प्रारूप बन के तैयार हो गया, फाइनल हो गया। अब उस पर डिबेट हो रही है अंदर। ठीक है, संविधान के अंदर संविधान पर खंडवा विचार किया गया। यह कार्य 70 से चला। इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिसमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। ये है। ठीक है, 3 प्रारूप तैयार हुए। इसके संशोधन जो प्रस्ताव थे वो कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए थे और 2473 पर ही इनमें सभा में चर्चा हुई थी। संविधान पर तीसरी बार विचार होना शुरू हुआ नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, मतलब पहले जनता से राय लेकर प्रारूप तैयार कर लिया फरवरी 1948, फिर अक्टूबर 1948, नवंबर 1948 में फाइनल हो गया। फाइनल बिल्कुल जनता से ले लिया। अब इसके बाद फिर जो है पूरा लेके प्रारूप तैयार कर लिया, फिर उसमें बहस कर रहे हैं, उसके अनुसार उसमें फिर और चेंज कर रहे हैं।
ये 1949। ठीक है, फिर 1949 में सार्वजनिक डॉक्टर अम्बेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन ए सेटल बाई द असेंबली भी पास प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। मतलब जो भी संविधान के प्रारूप पर जो प्रस्ताव था, संविधान के प्रारूप पर जो पेश प्रस्ताव था 26 नवंबर 1949 को घोषित कर दिया गया। दैट उस दिन जो है संविधान को लागू किया गया पहली बार अंशतः। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों में हस्ताक्षर किए गए। सभा में कुल जो सदस्य थे आपको पता है 389 शुरुआत में थे, 90 चले गए, अलग डोमिनेंट स्टेट जो पाकिस्तान के नाम से बनी थी उसमें 90 चले गए, 389 माइनस 90 दैट इज 299 सदस्य बचे। ठीक है, उस सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे और उनमें से कितने सदस्यों ने साइन किए। तो टोटल सदस्य थे 1,300,299। उसमें से कितने लोगों ने साइन किया 284, मतलब 1,285 एक कम 285 दैट 284 ने। तो 284 भी मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादातर लोगों ने कर ही दिया था। 299 में से 284 ने किए थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारतीयों ने, दैट इज भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया, स्वयं को संविधान सौंपा, मतलब स्वयं को संविधान सौंपा। ये तारीख जो है उसमें डाल दी गई संविधान सभा, उसमें संविधान की प्रीएम्बल में 26 नवंबर 1949। यही कारण है कि आप ये 26 नवंबर को सुनते भी हो, संविधान दिवस वगैरह जो मनाते हैं 26 नवंबर 1949 पहली बार संविधान अंशतः लागू हुआ, क्योंकि पहली बार जो है संविधान को भारतीय लोगों ने अंगीकृत किया था, अपनाया था, स्वीकार किया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना दैट प्रीएम्बल थी, आर्टिकल कितने थे, कितनी अनुसूचियाँ थीं, शेड्यूल्स थे, ये भी पता होना बेहद इम्पोर्टेंट है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पहली बार भारतीयों द्वारा अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया, स्वयं पर लागू किया गया। और उसमें उस समय कितने आर्टिकल्स थे, तो 395 थे। ये एक प्रीएम्बल थी, प्रीएम्बल तो एक ही होती है, ऑब्वियसली बात है। तो एक प्रीएम्बल, 395 अनुच्छेद और शेड्यूल जो थे 8 अनुसूचियाँ थी। आज की डेट में तो 12 अनुसूचियाँ हैं और अनुच्छेद भी बढ़ के बहुत हो गए हैं। हालांकि 395 ऊपर तौर पे है, उसके अंदर डाल दिए गए आर्टिकल। ठीक है, को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया, मतलब प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया, ये वाली बात है। ठीक है, इस नए विधि मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर बनाए गए, बिल्कुल क्लियर है। सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। नए विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कई कार्यकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। भाई सबसे पढ़े लिखे लोगों में उस समय कौन थे, वही थे। वो लॉयर भी थे और भी बहुत सारी, लगभग 35 डिग्रीज थी उनके पास। उसमें सबसे ज़्यादा डिग्री, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए लोगों में से वो एक थे। हालांकि वही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में उनकी गिनती थी जो लॉ की उन्हें विशेषज्ञता हासिल थी। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके उसमें से क्रक्स निकालना कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत और प्रभावशील दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के फादर, पिता के रूप में भी कहा जाता है, पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्वाद नेता, भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। मतलब कहने का है कि ये जो है डॉक्टर अम्बेडकर को महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, लॉ की जानकारी थी ज़बरदस्त, अनुसूचित जातियों के नेता थे, मतलब शेड्यूल कास्ट को वो लीडर थे। शेड्यूल कास्ट के जो हित थे उसके साथ वो अटूट रूप से खड़े होते थे, बात रखते थे। भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार, आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। अब आती है संविधान का प्रवर्तन, दैट इज एनफोर्समेंट। अब बात आती है संविधान का प्रवर्तन। ठीक है, इसे पढ़ते हैं, लेकिन ये इससे पहले लिस्ट दे रखी है, ऐसे देखें। हाँ, ये दे रखी है, भारतीय संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन वगैरह दे रखा है। संविधान के लिए हुए चुनावों के परिणाम 1946 में क्या स्थिति रही थी, ये है, थोड़ा नज़र डाल लेना, बस और कुछ नहीं। चलो संविधान का प्रवर्तन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान। मतलब ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव, हाँ ये ऐसे लो,
26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित प्रावधान, चुनाव से संबंधित प्रावधान, तदर्थ संसद से संबंधित प्रावधान, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम और छोटी शीर्षकों से जुड़े हुए कुछ प्रावधान। फिर कहाँ है? हाँ, कुछ प्रावधान मतलब नागरिकता से संबंधित, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम, छोटी शीर्षकों से जुड़े हुए कुछ प्रावधान और आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 स्वतः ही लागू हो गई। तो यही तो कहने का मतलब था, यही तो कहने का मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः संविधान पूर्णतः लागू नहीं हुआ था। संविधान के कुछ जो कंपलसरी थे उस समय लागू करना, उनको ही लागू किया। वास्तव में सभी प्रावधानों लागू करना है उस समय इतना संभव थोड़ी था। संविधान के प्रावधानों लागू करने के लिए संसाधन भी तो चाहिए, लोग भी तो चाहिए, तभी तो लागू होगा। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित, चुनाव से संबंधित, तदर्थ संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम, छोटी शीर्षकों से जुड़े हुए कुछ प्रावधान, आर्टिकल नंबर कौन कौन से लागू हुए थे। अब पूछ ले, बता इनमें से कौन सा आर्टिकल है उस समय लागू नहीं हुआ था पहली बार, मतलब 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था। ऐसे करके क्वेश्चन बना दे, बता इनमें से कौन सा मामला है, नागरिकता, चुनाव, कौन से मामले जो उस समय लागू हुए थे पहली बार। तो वो ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है अंदर, मतलब गहरी बात है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान, चुनाव से संबंधित, तदर्थ संसद, अस्थायी जो नियम थे वो छोटी शीर्षकों से जुड़े हुए कुछ प्रावधान थे। फिर अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 स्वतः लागू हो गए। और ये आर्टिकल क्या कहते हैं ये भी थोड़ा पता होना चाहिए, मोटे तौर पर पूछ ले। उस आर्टिकल के बारे में नंबर के ना दे, बल्कि पूछ ले उस आर्टिकल के अंदर क्या है, वो स्टेटमेंट के बतौर पूछ ले, वो तो कैसे भी घुमा सकता है। ये है संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। आ गई बात समझ में? यही प्रावधान थे कुछ जो लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। बाकी शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। लेकिन बिल्कुल क्लियर कट देखा जाए तो संविधान पूरा तो आज भी लागू नहीं हुआ। संविधान की बहुत सारी चीज़ें जैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज तक लागू नहीं हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आज तक लागू नहीं हुई। हालांकि वो जो है लागू करना वो ऊपर नहीं है, मतलब वो बाध्य नहीं है। कुछ वैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उन्हें, बेसिक ड्यूटी वाली चीज़ में आते हैं। बेसिक ड्यूटी नहीं, वो क्या बोलते हैं उन्हें यार, फंडामेंटल ड्यूटी होती है, एक फंडामेंटल राइट होते हैं, एक है मतलब जो उन चीज़ों को लागू करने की मतलब जो है, कोई भी सरकार कोई नियम बनाना चाहती है, कोई कानून लाना चाहती है, कोई पॉलिसी लेके आना चाहती है, तो वो नीति निर्देशक तत्व, हाँ ध्यान आया, डीपीएसपी जो होते हैं उन डीपीएसपी में है यूसीसी, तो उससे तो अभी लागू नहीं किया गया। हालांकि गवर्नमेंट बाध्य नहीं है उसके लिए, लेकिन उसे लागू करना चाहिए क्योंकि संविधान का तो हिस्सा है, वो अभी भी लागू नहीं है। तो संविधान तो पूरी तरीके से अभी लागू नहीं है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को फिर भी एक मोटे तौर पर लिखित रूप में शेष प्रावधान को लागू माना जाता है, लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब INC के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अच्छा, 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जो रहा है ये ब्लर दिखाई दे रहा है। ये पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ये कब मनाया गया है? 1930 में लाहौर में नेहरू के द्वारा ही मनाया गया था। ये मतलब पूर्ण स्वराज दिवस जो 1930 में 26 जनवरी को मनाया गया था। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस मनाया जाता है, मतलब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस अलग है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था। पूर्ण स्वराज दिवस 1930 में कहाँ पे किया था? लाहौर अधिवेशन। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय संविधान अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, संविधान की शुरुआत हुई थी उसी के साथ ही जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था और भारत शासन अधिनियम 1935 था उसको समाप्त कर दिया था। हालांकि एसोसिएशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो PCS पैरा में है कि कौन सा
जब संविधान लागू हुआ था उसके साथ ही भारतीय संविधान अधिनियम और कौन कौन से एक्ट डीएक्टिवेट कर दिए गए, मतलब जो है समाप्त कर दिए गए। तो भारतीय संविधान अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935 है, वो जो प्रीवी काउंसिल वाला जो एक्ट है उसे लागू रहा था 1949 का। ये है भारत शासन अधिनियम 1935 से भी कई प्रोविजन भारतीय संविधान में लिए गए और दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों से भी प्रावधान लिए गए। संविधान सभा की देखो कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, ये भी पूछ रहे थे। देखो यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, संविधान सभा की आलोचना ये की है, आधार है, प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, संपदा का अभाव था, समय की बर्बादी थी, इस तरह की अपनी अपनी बातें लोग रखते हैं, वो तो सब अपनी अपनी रखते हैं। कांग्रेस का प्रभुत्व था, वकीलों राजनीतिक का प्रभुत्व था, और जो हिंदुओं का प्रभुत्व मतलब जो है वो मेजॉरिटी वाली बात कह रहे थे कि मेजॉरिटी का वो था प्रभुत्व था, मेजॉरिटी का प्रभुत्व था। तो फिर प्रीएम्बल जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू ने जो दिया था उसमें फिर अल्पसंख्यकों की बातें क्यों कही थी कि हम अल्पसंख्यकों का वो जो ट्राइब्स हैं उनका हम ख्याल रखेंगे, उनके लिए उनको सुरक्षा दी जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है, ये सब क्रिटिसाइज करने वाले करते रहते हैं। भारत की संविधान सभा में 1 दिसंबर 1947 का राज्यसभा सदस्यता ये है, ठीक है, 1 दिसंबर 1947। मद्रास की कितनी थी, बॉम्बे की, पश्चिम बंगाल की, संयुक्त प्रांत दैट यूपी की, पूर्वी पंजाब की, इन सब की संविधान सभा में क्या क्या सदस्यता थी वो है मद्रास की 49, बॉम्बे की 21, पश्चिम बंगाल की 19, संयुक्त प्रांत यूपी की 55, पूर्वी पंजाब की 12, बिहार की 36, मध्य प्रांत एवं बड़ा मतलब एमपी की 17, असम की 8, उड़ीसा की 9, दिल्ली की 1। सबसे ज़्यादा मद्रास की संविधान सभा में अध्यक्ष वो थे, सदस्य थे। अजमेर मेरवाड़ के 1 और कुर्मू 1। भारतीय राज्य मतलब रियासतें थीं उनसे अलवर का 1, देखो बड़ौदा के 3, भोपाल का 1, बीकानेर, ये सब रियासतें हैं उस समय की। अलवर की 1 है, बड़ौदा के 3, भोपाल से 1 सदस्य, बीकानेर से 1 सदस्य, कोचीन से 1 सदस्य, ग्वालियर से 4 सदस्य, इंदौर से 1 सदस्य, जयपुर से 3 सदस्य, जोधपुर से 2 सदस्य, कोल्हापुर रियासत से 1, कोटा से 1, मयूरभंज से 1, मैसूर से देखो 7 सदस्य, पटियाला से 2, मैसूर उधर दक्षिण भारत में रियासत है, रेवा 2, त्रिवेंद्रकोट से 6, उदयपुर से 2, सिक्किम में बरारकुर्ग से 1, त्रिपुरा मणिपुर खासी राज्य समूह से 1, उत्तर प्रदेश राज्य समूह से 1, अच्छा पूरी राज्य समूह से 3, मध्य भारत राज्य समूह बुंदेलखंड मालवा से 3, पश्चिम भारत राज्य समूह से 4, गुजरात राज्य समूह से 2, दक्कन और मद्रास राज्य समूह से 2, पंजाब राज्य समूह से 3, पूर्वी राज्य समूह से 4, पूर्वी राज्य समूह सेकंड से 3, शेष राज्य समूह से 4। इस तरह से टोटल 299, 1 लेस देन 300 ये मेंबर्स थे भारतीय संविधान सभा में। स्टार्टिंग में 389 थी, 389 माइनस 90 चले गए, जो अदर डोमिनेटेड स्टेट जो पाकिस्तान के नाम से बना उसमें चले गए। नेक्स्ट संविधान सभा के सत्र एक नज़र में। पहला देखो टोटल जो सत्र चल रहे हैं 11 चल रहे हैं। कितने समय में बन के तैयार हुआ संविधान, 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल ही, ठीक है। पहली बैठक कब हो रही है, 3 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक कब हो रही है वो भी इसमें ध्यान नहीं है, अभी ऊपर पढ़ा था, हाँ 24 जनवरी 1950 ऐसे ही कुछ है तो ठीक है। अब इसके जो सत्र हैं वो क्या, टोटल 11 सत्र हुए। पहला सत्र कब हो रहा है, अब इतना कब हो रहा है इतना तो आदमी ध्यान नहीं रखता, पहले तो 11वें को ध्यान कर लो। टोटल सत्र कितने हो रहे हैं, 11। क्या क्या ध्यान रखोगे, टोटल सत्र कितने हो रहे हैं, 11। पहला सत्र कब हो रहा है, दिसंबर 1946। 11वां सत्र कब हो रहा है, नवंबर 1949। पहला सत्र हो रहा है तुम्हारे दिसंबर 1946 में, 11वां सत्र हो रहा है नवंबर 1949 में। आवश्यक तथ्य हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया, मतलब हमारी जो संविधान सभा जो बनी थी उसने प्रतीक के रूप में किसको अपनाया था, ये पूछा जा सकता है। मतलब हमारा ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। भाई उस समय के जाने माने ये विशेषज्ञ थे संविधान से संबंधित, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़ा लिखा मानते हैं, संविधान विशेषज्ञ थे, ठीक इसी प्रकार से सर BN राव भी किसी से कम नहीं थे, वो भी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति थे और कानून के विशेषज्ञ थे। वो भाई कानून के विशेषज्ञ न होते संविधान सभा के गठन की मांग क्यों कर रहे हैं 1934 में। उनकी मांग के अनुसार फिर 1938 में फिर वो INC अपनी बात रखती है। 1934 में वो, हाँ 1938 में INC मांग रखती है इस चीज़ की। फिर जवाहरलाल नेहरू इसकी घोषणा कर देते हैं, फिर वो अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, ये सारी चीज़ें फिर आ रही हैं, कैबिनेट मिशन वाली चीज़ आ रही है।
और सर बी एन राव इतने मतलब विशेषज्ञ थे, इसीलिए उन्हें यही पहले भारतीय हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बने हैं। साथ ही जो बर्मा हैं, बर्मा के संविधान के डेवलपमेंट में, विकास में योगदान था इनका। सर बी एन राव अपने आप में कानून के विशेषज्ञ हैं, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर हैं। ठीक है, तो सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो संविधान सभा के सचिव कौन बनाए गए थे? HVR अयंगर। सर बी एन राव इनको संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा को द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। LN मुखर्जी और संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, मतलब यह है कि LN मुखर्जी संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त कैसे किया गया था? इनको LN मुखर्जी को, मतलब प्रारूप समिति के टोटल सदस्य 7 थे, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर भी थे। डॉक्टर अम्बेडकर उसके हेड थे। ठीक है, LN मुखर्जी प्रारूपकार थे, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी। प्रेम बिहारी नारायण संविधान सभा के प्रमुख कौन है? सुलेखक थे। हाँ, प्रेम बिहारी नारायण। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण, ये सुलेखक है। नेक्स्ट, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांतिनिकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मतलब जो मूल संस्करण है भारतीय संविधान का, उसका सौंदर्यीकरण किसने किया है? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। और संविधान सभा के जो प्रमुख सुलेखक हैं, कैलीग्राफर है, वो प्रेम बिहारी नारायण है। मूल प्रस्ताव को प्रेम बिहारी नारायण द्वारा हस्तलिखित था और बिहूर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्योति में संधिकृत अलंकृत किया गया। ये वाली बात लिखा है ना ऊपर, इसे सौंदर्यकृत किसने किया है? मूल प्रति को संविधान के नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। हस्तलिखित किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण। अब बताओ कितनी बड़ी बात है, हाथ से लिखना 395 कितना बड़ा वो है, प्रेम बिहारी नारायण। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने करा? वसंत कृष्ण ने। जो मूल संविधान की जो भाषा थी वो इंग्लिश थी और उसके सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। और हिंदी का जो वर्जन तैयार किया था उसके लेखक कौन थे? वसंत कृष्ण। हिंदी वर्जन के जो लेखक थे वसंत कृष्ण थे, और इंग्लिश वर्जन जो मूल वर्जन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके थे प्रेम बिहारी नारायण, वो थे सुलेखक। हिंदी के थे वसंत कृष्ण। और नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से, नंदलाल बोस ही हैं, चाहे हिंदी वाला हो, चाहे इंग्लिश वाला वर्जन हो, चाहे हिंदी वाला वर्जन हो, दोनों की जो सौंदर्यीकरण किया वो नंदलाल बोस ने किया है। और ये राम मनोहर सिन्हा लिखने वाले हैं, जो मूल जो वर्जन है वो लिखने वाले हैं प्रेम बिहारी नारायण, और जो हिंदी वर्जन है वो लिखने वाले हैं वसंत कृष्ण। ये पूछ लेते हैं आप। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा संविधान, जो भारतीय संविधान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके 2 साल 11 महीने 18 दिनों में बन के तैयार हुआ है। 11 सेशन हुए हैं इसमें, और लगभग इस पर 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। 6.4 मिलियन रुपीज़ इस पर खर्च हुए थे उस समय के। इस समय के तो बहुत पैसे हुए, बहुत रुपए हुए। ठीक है, वो कितना लंबा इसका प्रोसेस रहा था, वो कितने योग्य लोग थे, इंटेलिजेंट ब्रिलियंट लोग थे, उन लोगों के द्वारा मिलकर इस चीज़ का निर्माण किया गया। तो वास्तव में बेजोड़ है, दुनिया के मजबूत संविधानों में से एक भारत का संविधान है, और हमें गर्व है अपने भारतीय संविधान पर, इसके बनाने वाले लोगों पर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।